साथियों नमस्कार। आज हम वन नेशन वन इलेक्शन पे चर्चा करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन एक शिगुफा है जो जनता के दबाव में, जनता ने जो इस मोदी सरकार को जमींदोज किया, बहुमत से दूर रखा, अब उसको किस मुद्दे पे उलझाया जाए या किस तरीके से सरकारों को डिस्टेबलाइज किया जाए, ये एक उसी का हिस्सा है। वन नेशन वन इलेक्शन कहने वाले इसकी मूल में जो बातें हैं, जो तकनीकी दिक्कतें हैं, उसके लिए नहीं सोचते। वो कहते हैं कि एक देश एक चुनाव से चुनावी खर्च में बचत हो जाएगी और आचार संहिता नहीं लगेगी। तो आदर्श आचार संहिता नहीं लगना और खर्चे में कमी होना, यही दो मूल कारण है जो कमेटी ने बताया है। और उस कमेटी को भी देख लिया जाए जरा। जो कमेटी का गठन किया गया था उसमें कांग्रेस के तत्कालीन लोकसभा के नेता अधीर रंजन चौधरी थे, और जब यह रिपोर्ट सौंपी गई सरकार को चुनाव से पहले, उसमें उन्होंने कहा कि हमसे तो कोई बात ही नहीं की गई। तो जब कोई बात ही नहीं की गई तो कोई बिना चर्चा के ही ये ड्राफ्ट अपने आप बीजेपी का थोप दिया गया है और कैबिनेट से पास करा दिया गया। कैबिनेट से पास होने के बाद ये लोकसभा में जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा में ये जब 2/3 बहुमत से पारित होगा, उसके बाद देश की लगभग आधी से ज़्यादा विधानसभाओं से जब ये पास होगा तब ये लागू होगा। बात इस पे करते हैं कि एक देश एक चुनाव की फिजिबिलिटी क्या है, साध्यता क्या है। देश का पहला चुनाव जब हुआ था तो पूरे देश में विधानसभा और लोकसभा का चुनाव एक साथ हुआ था, और ये 67 तक होता रहा, जब तक सरकारें अल्पमत में आकर गिरना शुरू नहीं हो गई। जब 67 में कुछ विधानसभाओं के में सरकारें अल्पमत में आ गई, भंग हो गई, तो वहाँ चुनाव कराया गया। ये संवैधानिक मान्यता थी कि भाई जो चुनाव है, विधानसभा को भंग रख के राष्ट्रपति शासन में 6 महीने या मैक्सिमम 1 साल तक रख सकते हैं आप, 2 बार एक्सटेंशन करके। लेकिन विधानसभा जो मौजूदा सरकार है, 10 साल बाद कल जम्मू कश्मीर में विधानसभा के कुछ हिस्सों में चुनाव की वोटिंग हुई। तो ये सरकार तो चाहती है कि वन नेशन नो इलेक्शन, एक बार चुनाव हो जाए और देश में तानाशाह की सरकार बन जाए, और उसके बाद फिर चुनाव की ज़रूरत ही क्या है, खर्चा बचाना है भाई। तो जो खर्चे कम करने और आदर्श आचार संहिता की, ये दो जो मुद्दे हैं उस पर बात करते हैं। पहले खर्चा कम करने के लिए तो भाई साहब, अगर ये स्थिति है कि देश के लोकतंत्र को जीवित रखने की जगह खर्चा बचाने पे अगर सरकार चर्चा करने लग जाए तो उसके मंशा पे सवाल खड़ा होता ही है। खर्चा बचाने की बात नहीं है, बात यहाँ ये है कि देश में लोकतंत्र रहे, संघीय ढांचा मजबूत हो, इसकी बात होनी चाहिए। अगर खर्चा ही बचाना है तो कल को सरकार ये कहेगी कि 5 साल में क्यों चुनाव होना है, 10 साल में करो, 20 साल में करो। एक प्रधानमंत्री जो गद्दी पकड़ बैठे हैं वो कहेंगे कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक चुनाव रहने दीजिए, मेरे बाद जब दूँ तब, तो ये फिर वही सामंती सोच हो जाएगी, वही प्रजातंत्र राजतंत्र हो जाएगा, जिसमें राजा के बाद उसका बेटा। क्या हमने देश की आज़ादी इसी के लिए की थी? हम लोकतंत्र, ये लोगों के लिए लोगों का शासन था, जिसे अब मोदी के लिए और मोदी द्वारा शासन की तरफ ले जा रहे हैं। तो खर्चा कम करना, मुझे नहीं लगता कि खर्चा कम करने के लिए ऐसी चीज़ों को इम्पोज किया जाना चाहिए जिससे देश के संघीय ढांचे पर चोट हो। एक तरफ पिछले 10 सालों में देखेंगे 14-15 सरकारों को भाजपा ने डिस्टेबलाइज किया है, विधायक तोड़ के यहाँ की सरकार उधर हो गई। तो ये होगा, अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो ये होगा। जो केंद्र में सरकार में होगा वो दबाव बना के उसको
तोड़ फोड़ करके बना देगा और वो चाहेगा कि हर विधानसभा में मेरी ही सरकार हो। तो ये खर्चे वाला जो तर्क है वो बिल्कुल ही लोकतंत्र विरोधी है। अगर आपको खर्च की इतनी ही चिंता है तो आप क्यों नहीं, जब आज तकनीक के क्षेत्र में है, 2014 का इलेक्शन मुझे लगता है कि 5 चरणों में हुआ था। उस टाइम तकनीक, उस टाइम के फोर्स, उस टाइम की व्यवस्थाएं, ट्रांसपोर्टेशन, सड़कें कुछ अलग थी। 2024 के चुनाव को 7 चरणों में किया गया। तो दिन प्रतिदिन जो सरकार वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती है वो लिंगर ऑन करती जा रही है कि जी 2, 3 चरण, 4 चरण, 5 चरण में जो चुनाव होते थे उसको 7 चरण आने वाले समय में हो सकता है 10 चरण में भी हो। तो जब 10 चरण में चुनाव आपको कराने हैं तो फिर काहे का वन नेशन वन इलेक्शन। महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव पिछले 2-3 बारों से एक साथ हो रहे हैं, लेकिन अब जो सरकार वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही है वो महाराष्ट्र की सरकार का चुनाव नहीं कराना चाह रही है। बीएमसी का लगभग हमको लगता है 3 साल से ज्यादा हो गया बीएमसी का चुनाव नहीं हुआ है, ओवरड्यू है। ऐसा कैसे हो रहा है? तो इस तरीके से चुनाव से भागने वाली और चुनाव में अनियमितता कराने वाली सरकार, इसमें चुनाव आयुक्त भी जिम्मेदार है और मुख्य जिम्मेदारी उन्हीं की है। सवाल चुनाव आयोग पर ही खड़े होते हैं कि क्या कारण है कि एक तरफ जहां वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है वहीं दूसरी तरफ विधानसभा के 2 विधानसभा के चुनाव एक साथ नहीं हो पा रहे हैं। तो ये सवाल तो खड़े होंगे। दूसरी बात करते हैं कि एक तो पैसा बचाना और आदर्श आचार संहिता की। तो आदर्श आचार संहिता में चुनाव के दौरान मोदी जी बहुत सारे कार्यक्रम किया करते हैं जो कि आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। तो जो सरकार ये कह रही है आदर्श आचार संहिता की बात, वो ये कैसे कह सकती है कि उसकी वजह से हमारा रास्ता रुका है, हमारा काम रुक जा रहा है? कुछ नहीं रुक रहा है। आशाओं के लिए एक स्कीम की लॉन्चिंग अभी 2 दिन पहले ही की गई है, जबकि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहा है। आयुष्मान के स्कीम्स में कुछ चीजें बदली गई, जबकि देश में आचार संहिता लगी है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है। वन नेशन वन इलेक्शन का जो मूल शिगुफा है उसको कैबिनेट ने कब पास किया है? जब जम्मू एंड कश्मीर में वोटिंग हो रही है और हरियाणा का चुनाव चल रहा है। जब 2 राज्यों में चुनाव चल रहा है तो इस तरीके की चीजें कैबिनेट अडॉप्ट करती है, पास करती है। कहाँ मॉडल कंडक्ट की बात हो रही है? तो ये दोनों मामले होते हैं। अब थोड़ा तकनीकी में जाते हैं कि जब पहले देश आज़ाद हुआ था तो चुनाव एक साथ ही होते थे और जब विधानसभाएं बीच में सरकार अल्पमत में आ गई तो वहाँ चुनाव होना लाजमी था और ऐसे धीरे धीरे करके लोकसभा और अलग अलग विधानसभाओं के चुनाव अलग अलग समय पर होने लगे। ये व्यावहारिक पक्ष है। अब जो कोविंद जी की कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया है उसमें एक रिकमेंडेशन ये है कि हम जहां सरकार अल्पमत में हो जाएगी या भंग हो जाएगी वहां सिर्फ शेष बचे टर्म के लिए चुनाव होगा। अब इसको ऐसे देखिए कि जब बीच में विधानसभाएं भंग होंगी, सरकारें अल्पमत में होंगी या केंद्र की किसी तानाशाह सरकार ने उसको बर्खास्त कर दिया, जैसा पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने किया है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में ये होगा कि 3 साल अगर उस सरकार के बचे हैं तो 3 साल के लिए बस चुनाव। तो ये तो जो लोकतंत्र की मूल भावना है उसी पर चोट है कि जब एक आदमी एक बार चुनाव होगा और 5 साल के लिए वो चुनाव होता है, अब होगा क्या कि मिड टर्म उपचुनाव की तरह उतने टर्म के लिए चुनाव किया जाए। ये अजीब सी स्थिति है।
मतलब जो राज्यों के अधिकार हैं उसको केंद्र अपने पास सुरक्षित करना चाहता है। ये मोदी जी वही मोदी जी हैं जो जीएसटी के मुद्दे पर संघीय ढांचे की दुहाई देते थे और रोना रोते थे कि फेडरल स्ट्रक्चर पे चोट हो रहा है, जबकि कांग्रेस ने कहा था कि जब तक राज्यों द्वारा कंसेंसस नहीं बनेगा, सभी राज्य इस पे एक सहमत नहीं होंगे, तब तक हम जीएसटी लागू नहीं करेंगे। और यही हुआ भी। तो कांग्रेस की वो सरकारें थी जो कि सभी विधानसभाओं और केंद्र में सभी दलों के नेताओं के साथ सहमति बनाकर कोई कदम उठाती थी जिससे देश में ना ही कोई विरोध हो। और जब देश की बात होती है तो देश में चाहे वो सत्ता पक्ष के सांसद विधायक हों चाहे विपक्ष के, वो सबकी जिम्मेदारी फिक्स होती है। तो हमको ये जरूर करना चाहिए कि पहले सभी दलों की इस पर रायशुमारी होनी चाहिए। अब स्थिति क्या है कि जब मध्यावधि चुनाव आप शॉर्ट टर्म के लिए कराएंगे, ये भी तो फिर वन नेशन वन इलेक्शन की मूल भावना के विपरीत ही है। और दूसरा ये विपरीत है उसके जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके कि एक बार चुनाव होगा तो वो सरकार 5 वर्षों के लिए चुनी जाएगी। तो ये जो 2 चुनाव कराने की बात हो रही है, मिड टर्म भी होगा, वो शॉर्ट टर्म के लिए होगा, वो भी तो वही हो गया जो आज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है? एक उदाहरण से बताते हैं कि जिसको समझ नहीं है, जो अनुभवहीन डॉक्टर है, उसने जी एक आपको टीका लगवाया, टीका लगवा के कहा जी इससे आपके अंदर फला रोग ठीक हो जाएगा। अब फला रोग ठीक तो हुआ नहीं। अब जब रोग ठीक नहीं हुआ तो बाद में कहा कि नहीं जी देखिए जी आपकी स्किन ग्लो करने लगी। रोग नहीं ठीक हुआ लेकिन स्किन ग्लो कर रही है। फिर कुछ दिनों बाद स्किन में भी दिक्कतें आने लगी, तो कहा नहीं स्किन भी अगर ठीक नहीं हुई तो देखिए आपकी बॉडी थोड़ी सी हेल्दी हो गई। इस तरीके से जो चीजें होती हैं कि पहले कुछ कर दो, उसके बाद उसकी उपलब्धि बाद में बताना ढूंढना शुरू कर दो। नोटबंदी के साथ भी यही हुआ। नोटबंदी की गई, काला धन खत्म करेंगे। फिर हुआ आतंकवाद खत्म होगा। न काला धन खत्म हुआ, न आतंकवाद खत्म हुआ। फिर हुआ नक्सल पे चोट, नक्सलवादी गतिविधियां बढ़ गई। फिर हुआ कि नहीं जी जो काला धन छिपा के रखे थे उसको बाहर करना था, वो भी नहीं पता चला। फिर कहा जाली करेंसी, जो काउंटर फिटेड करेंसी है, उसको बाहर करने के लिए स्थिति ये हो गई कि सरकार के ही एक मंत्री का जो संसद में बयान था कि 1.12% काउंटर फिटेड करेंसी हमारे यहाँ भारत में है और लगभग 10% करेंसी चली गई आरबीआई के, उसमें बैंकों में 10% करेंसी जाली करेंसी जमा हो गई। बहुत सारा अभी भी धन हमारा बाहर है। आज के टाइम में भी अगर प्रधानमंत्री जी से पूछा जाए कि नोटबंदी से देश को लाभ क्या हुआ, वो बताने में सक्षम नहीं है। इसी तरीके से जीएसटी के साथ इन्होंने खेला किया। जीएसटी में अब तक सैकड़ों संशोधन हो चुके हैं, लेकिन जीएसटी कॉम्प्लेक्स है। एक मामला अभी पिछले हफ्ते आया कि भाजपा के ही सदस्यता अभियान के कार्यक्रम में निर्मला सीतारमण जी अतिथि थीं और वहीं भाजपा की सदस्यता ही लेने शायद वो व्यक्ति आया हो उस कार्यक्रम में। उसने बोला कि जी बंद पे हमको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, मिठाई पे 5% टैक्स देना पड़ता है, नमकीन पे 10% देना पड़ता है और बंद मक्खन बंद मलाई पे हमको 18% टैक्स देना पड़ता है। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसको सहज होना चाहिए। स्थिति ये हुई कि अगले ही दिन उसको बुलवा के निर्मला सीतारमण जी के सामने हाथ जोड़कर माफी मंगवाई गई और उस वीडियो को भाजपा के पोर्टल पे भी पोस्ट किया गया।
तो ये स्थिति है, तानाशाही ऐसी है कि जीएसटी लागू किस समय हुआ और आज तक जीएसटी लोगों को समझ नहीं आया है। इसी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ये सारी चीजें करते हैं। एक देश एक चुनाव की तो बात करते हैं, लेकिन एक देश एक शिक्षा की बात नहीं करते, एक देश एक स्वास्थ्य की बात नहीं करते जिससे गरीबों को सस्ती गुणवत्ता की शिक्षा मिल सके, अच्छा स्वास्थ्य सुविधा मिल सके, इसकी बात नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ उन मुद्दों की बात करते हैं जिसमें जनता को उलझ जाना हो। हाँ, इन्होंने एक बड़ी गैंग बना ली है जो कि इनके झूठ, इनके फरेब को भी वाह वाह करके एंजॉय करते हैं और उसका समर्थन करते हैं। मुझे एक बात याद आती है कि अप्रवासी सम्मेलन एनआरआई समिट को, जो कि अप्रवासी भारतीयों का सम्मेलन कहा जाता है, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा प्रवासी भारतीय। एक बार बस कहा, जो क्योंकि समझ कम थी। अप्रवासी और प्रवासी का फर्क उनको पता नहीं था। कि पढ़े लिखे होने का ये फायदा होता है कि वो व्यक्ति बोल क्या रहा है, उसका मतलब है। तो अप्रवासी को एक बार मोदी जी ने प्रवासी कर दिया और प्रवासी प्रवासी प्रवासी, तब से आज तक प्रवासी भारतीय सम्मेलन चल रहा है। अब सोचिए, उस भाजपा में भी बहुत सारे विद्वान हैं, देश में भी बहुत सारे विद्वान हैं, उस पर बात ही नहीं हो रही। किसी को पता ही नहीं जी, कौआ कान ले गया, लोग कौए के पीछे दौड़ने लगे हैं। ऐसी एक मूढ़मतियों की गैंग बनाई है भाजपा ने। दिव्यांग, ये व्याकरण के साथ कितना बड़ा छलावा किया मोदी जी ने कि जो विकलांग है, अपंग है, उस व्यक्ति को दिव्यांग कह दिया। अब हमको उससे आपत्ति नहीं है, लेकिन इस बात को सोचिए कि आज से 20 साल बाद जो हमारे बच्चे होंगे वो पढ़ेंगे व्याकरण में दिव्य अंग, संधि विच्छेद करने पे दिव्यांग का दिव्य अंग मतलब सुंदर अंग, बेहतरीन अंग पढ़ेंगे वो। लेकिन जिस व्यक्ति की आंख नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, उसको दिव्यांग कहेंगे। वो सोचेंगे कि ये विरोधाभास क्यों है कि जो व्याकरण में पढ़ाया गया दिव्यांग, वो दिव्य सुंदर अंग की बात हो गई, लेकिन कुरूप व्यक्ति को कह रहे हैं, अंग भंग व्यक्ति को कह रहे हैं, विकलांग जो है उसे दिव्यांग कह रहे हैं। ऐसा क्या? तब उनको समझ आएगा कि एक प्रधानमंत्री जिसको इस बात का ज्ञान नहीं था, उसने एक ऐसी घोषणा कर दी जिसकी वजह से दिव्यांग, अंग भंग व्यक्ति को भी दिव्यांग कहा जाने लगा और व्याकरण की इस अशुद्धि को, मतलब जो व्याकरण था उसको उलट के रख दिया। और उस समय उनके जो माता पिता थे, उनके जो गुरुजन थे, किसी ने विरोध नहीं किया। क्यों? क्योंकि तानाशाह प्रधानमंत्री उसके खिलाफ बुलडोजर चलवा सकता है। डर के मारे प्रधानमंत्री की गलतियों को ताली बजा के लोग सुनते हैं। इस बात पे हमारी आने वाली नस्लें, हमारे बच्चे हमारे लिए क्या सोचेंगे, इस पे भी चिंतन कीजिए, क्योंकि दिव्यांग व्याकरण के अनुसार सुंदर अंग वाले को कहा जाता है। और एक प्रधानमंत्री जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि नहीं वो क्या बोल रहा है, टेलीप्रॉम्प्टर पे जो लिख दिया गया वही बोला। तो हमको इन बातों के लिए चिंतन करना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन एक ऐसा ही मुद्दा है कि आने वाले समय में, जैसा कि उस कमेटी के सिफारिश में भी कहा गया है कि अगर मिड टर्म इलेक्शन की आवश्यकता होगी तो वो कराया जाएगा। जब वही होना है
तब तो फिर वन नेशन वन इलेक्शन एक वो होगा, उसके बाद मिड टर्म बीच बीच में होते रहेंगे, फिर क्या फर्क पड़ा। और अगर इतना ही इलेक्शन की पारदर्शिता के लिए आप चिंतित हैं प्रधानमंत्री जी, तो जो एडीआर की रिपोर्ट में कहा गया है कि लगभग 537 लोकसभा सीटों पर 537 लोकसभा सीटों पर जो वोटों में डिफरेंस आया है, उसकी जांच होनी चाहिए। आप ही घोषित करा दीजिए। चुनाव आयोग समय नहीं दे रहा, ना उस पर कोई जवाब दे रहा है, लेकिन आपको सिर्फ शिगोफों में मजा आता है। आपको यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन में कुछ दिन तक भरमाए रहो पब्लिक को। रोजगार की बात नहीं होगी, महंगाई की बात नहीं होगी, वन नेशन वन इलेक्शन की बात होगी, जिससे जनता का हक मारा जाएगा। और आप चाहते हैं कि गरीबों के साथ लूट हो और महंगाई बेरोजगारी बढ़ती रहे, और उसको ढकने के लिए आप हिंदुत्व, हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ एक इस नए शिगुफे वन नेशन वन इलेक्शन की बात करें। OROP वन रैंक वन पेंशन लागू न कर पाने वाले प्रधानमंत्री, सोचिए वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम में वन नेशन वन पेंशन क्यों नहीं कर सकते? आर्मी के लोगों को पेंशन मिलती है, सांसद विधायक को पेंशन मिलती है, लेकिन उन कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिलेगी। वन नेशन वन पेंशन नहीं होगा, वन रैंक वन पेंशन नहीं होगा, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन होगा। अब आप चिंतन करिए कि आखिर हो क्या रहा है। धन्यवाद। जय हिंद।